कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही जुर्म के लिए कुछ लोग सलाखों के पीछे होते हैं और कुछ आज़ाद। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही पेचीदा केस की परतें खोलेंगे, ये समझने के लिए कि इंसाफ का तराजू असल में काम कैसे करता है। तो चलिए इस कहानी को 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि शुरुआती आरोप क्या थे, फिर बात करेंगे उस मोड़ की जिसने मुकदमे का रुख बदल दिया। उसके बाद 2 अलग अलग जमानतों की पहेली को समझेंगे और फिर पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले पर, जिसका असर आने वाले कई मामलों पर पड़ना तय था। देखिए, इस केस का सफ़र 2018 में एक एफआईआर से शुरू हुआ और 2026 में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर जाकर खत्म हुआ। ये दिखाता है कि इंसाफ का पहिया भले ही धीरे चले, लेकिन चलता जरूर है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कत्ल से। मृतक के पिता पुलिस के पास जाते हैं और 9 लोगों पर इल्जाम लगाते हैं, और बस यहीं से इस पूरे कानूनी दांव-पेच का सिलसिला शुरू हो जाता है। मामला काफी संगीन था। हत्या, गैर कानूनी हथियार और एफआईआर में 9 लोगों के नाम थे। लेकिन इनमें से एक नाम हमें खास तौर पर याद रखना है, एमडी इमरान, क्योंकि यही हमारी कहानी के केंद्र में रहने वाले हैं। यहाँ से केस में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। पुलिस की तफ्तीश कहानी को एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाती है। पुलिस की जांच के बाद नतीजा ये निकला कि 9 में से सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। बाकी 6 लोगों के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिले, तो उनके लिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई। अब कायदे से तो मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि जब मुकदमा शुरू हुआ तो कोर्ट में गवाहों ने, जो मृतक के ही परिवार वाले थे, फिर से उन सभी 9 लोगों का नाम ले लिया। अब सोचिए कोर्ट के सामने कैसी स्थिति होगी। एक तरफ पुलिस की रिपोर्ट है जो 6 लोगों को क्लीन चिट दे रही है, और दूसरी तरफ चश्मदीदों की गवाही है जो उन पर उंगली उठा रही है। यहीं पर कानून का एक बहुत ही खास सेक्शन, धारा 319 सामने आता है। ये कह सकते हैं कि कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है। अगर ट्रायल के दौरान कोर्ट को लगता है कि किसी और व्यक्ति के खिलाफ भी सबूत हैं, तो वो उसे भी मुकदमे का सामना करने के लिए बुला सकती है, भले ही पुलिस ने उसे छोड़ दिया हो। और ट्रायल कोर्ट ने ठीक यही किया। गवाहों की बात सुनकर कोर्ट ने उन 6 में से 3 लोगों को, जिनमें एमडी इमरान भी थे, वापस आरोपी बनाकर कोर्ट में तलब कर लिया। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे उलझे हुए हिस्से पर। इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आरोप एक जैसे, सबूत एक जैसे, लेकिन 3 लोगों की किस्मत बिल्कुल अलग-अलग लिखी जाने वाली थी। यहाँ पे जो विरोधाभास है वो एकदम साफ है। एमडी इमरान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर देता है। दूसरी तरफ उन्हीं के साथ के 2 और आरोपी गिरफ्तारी से पहले ही हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और उन्हें एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत मिल जाती है। मतलब उन्हें गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। सोचिए, एक ही केस, एक जैसे सबूत और 3 लोगों के लिए 2 बिल्कुल अलग कानून। यही वो सवाल था जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। तो इस कानूनी पहेली को सुलझाने के लिए ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सवाल बहुत बड़ा था। किसी इंसान की आज़ादी और उसके खिलाफ मिले सबूतों के बीच सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत तय किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल के बीच में किसी को आरोपी बनाने के लिए सिर्फ प्राइमा फेसी केस यानी ऊपरी तौर पर शक होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सबूत इतने मजबूत होने चाहिए कि अगर उन सबूतों को कोई झुठला ना पाए तो सज़ा होना लगभग तय हो। ये एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है, एक बहुत सख्त पैमाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक नया नियम बना दिया। अगर किसी को मुकदमे के बीच में शामिल किया जाता है तो उसकी जमानत पर फैसला करते हुए ज्यादा सख्ती से सबूतों को परखना होगा। ये नॉर्मल जमानत के मामलों से कहीं ज्यादा मुश्किल टेस्ट है। कोर्ट ने कहा कि फैसला करते वक्त इन चीज़ों को ज़रूर तौलना होगा, जैसे जुर्म कितना संगीन है, सबूत कितने पक्के हैं, और क्या इस बात का कोई डर है कि आरोपी फरार हो सकता है। इन सभी पहलुओं को देखने के बाद ही किसी की आज़ादी पर कोई फैसला लिया जाना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि आखिरी फैसला क्या हुआ और उस फैसले का भविष्य के लिए क्या मतलब है। और ये रहा फाइनल वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एमडी इमरान की अपील को मंजूर किया और उन्हें जमानत दे दी।
साथ ही जो दूसरे 2 आरोपी थे उनकी अग्रिम जमानत को भी सही ठहराया। इस तरह कोर्ट ने उस असमानता को खत्म कर दिया जो हाईकोर्ट के फैसलों से पैदा हुई थी और तीनों आरोपियों के साथ एक जैसा व्यवहार सुनिश्चित किया। तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया और सख्त नियम बना दिया है कि अगर किसी को चलते मुकदमे में आरोपी बनाया जाता है तो उसे जेल में रखने के लिए सबूतों का स्टैंडर्ड बहुत बहुत ऊंचा होना चाहिए। किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। और आखिर में ये मामला हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। किसी इंसान की आज़ादी छीनने के लिए सबूत आखिर कितने मजबूत होने चाहिए, खासकर तब जब उस पर जुर्म अभी साबित भी नहीं हुआ है। ये केस हमें इंसाफ और व्यक्तिगत आज़ादी के इसी नाजुक संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।